बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह गोंडा में हैं। इन पर एफआईआर हुई है, बावजूद इसके इनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। लगातार अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, न्योता और शादियों में भी जा रहे हैं। इस वक्त गोंडा के गांव में हम उनके साथ मौजूद हैं। बृजभूषण जी, स्वागत है आपका। ये बताइए कि जिस तरीके से अभी तक लगातार धरना चल रहा है, आपके खिलाफ जो तमाम बातें हैं, आप इस्तीफा दें, आप हटें पद से, आप पर मुकदमे दर्ज हों, आपके खिलाफ मामले दर्ज हो, आप इसको किस तरीके से अभी देख रहे हैं? देखिए, 18 जनवरी को जब ये पहली बार जंतर मंतर पर आए थे तो इनकी मांग थी कि फेडरेशन के अध्यक्ष अपना इस्तीफा दे दे तो मेरा धरना समाप्त हो जाएगा। 4 बजे ये प्रकरण यौन उत्पीड़न में तब्दील हो गया और फिर इन्हीं के मांग पर भारत सरकार ने 2 कमेटी बनाई। एक सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में 2 कमेटी बनाई। एक सरकार ने, जिसमें खिलाड़ी शामिल थे, और एक आईओ ने। और फिर इन्हीं खिलाड़ियों के दबाव में एक ऐसा व्यक्ति जो खुद जिसने धरने की परमिशन लिया था, उसको ओवरसाइट का कमेटी का मेंबर बनाया गया। लेकिन और मेरे से कहा गया कि आप 3 सप्ताह तक अपने आप को कामकाज से अलग रखें और जांच पूरी हो जाए। मैंने लिख करके दे दिया। आप देखिए कि ओवरसाइट कमेटी की जांच पूरी नहीं हुई और ये लोग दोबारा धरने बैठ गए। उसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने जिसको कमेटी का मेंबर बनाया था, जो इन्हीं के परिवार का था, वो डे बाय डे की रिपोर्ट देता था और इनको मालूम था कि जांच में कोई चीज़ें निकल करके नहीं आई और कोई गंभीर आरोप लेकर के कोई बच्ची या कोई लड़की सामने नहीं आई। ये फिर पहुंच गए। अब फिर सुप्रीम कोर्ट गए ये लोग। सुप्रीम कोर्ट में जब दिल्ली पुलिस गई तो सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने स्वयं कहा कि हमें एफआईआर लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने सुरक्षा मांगा, कोर्ट ने कहा ठीक है। पहले नाबालिग की मांगा, कोर्ट ने कहा ठीक। फिर उन्होंने कहा सबको, कहा ठीक। सुरक्षा भी मिल गई और एफआईआर भी दर्ज हो गई। तो अब ये क्यों धरने पर बैठे हैं? ये धरने पर इसलिए बैठे हैं कि ये स्वयं नहीं जानते हैं कि इनको जाना कहाँ है। इनको अपनी मंजिल पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। वो तो बहुत गंभीर आरोप लेकर के बैठे हैं। एक नाबालिग भी सामने है जिसने रिपोर्ट कराई है। यहाँ तक कि ढेरों कह रहे हैं कि कई नाम हैं जिनके साथ इस तरीके का यौन उत्पीड़न हुआ है। तो जब कंप्लेंट दिल्ली पुलिस में हो चुकी है तो दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट आएगा जांच के बाद, छानबीन के बाद, उसको मानना चाहिए और इनको घर जाना चाहिए। अभी से इन्होंने कहना शुरू कर दिया, अभी से पता नहीं जांच ठीक से शुरू हुई कि नहीं शुरू हुई, इन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अभी मैं कल बयान देख रहा था, ये खिलाड़ी इनका दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहा था। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि निश्चित ये दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाएंगे। अब आपको लग रहा होगा क्यों लगाएंगे, क्योंकि मामला तो बहुत गंभीर है, बड़ा भयानक है, खतरनाक है, बहुत गंभीर है। मैं उस मामले को नहीं जानता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं। उस मामले को नहीं जानता, मैं अपने आप को जानता हूं। और जिसने मेरा बयान सुना होगा फर्स्ट डे, जिस दिन धरने पर ये बैठे थे, मैंने एक बयान दिया था कि एक भी प्रकरण अगर मेरे खिलाफ साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, उसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट डे क्यों कहा था? क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं। मैं अपने आप को जानता हूं। जितने भी आरोप लगाए गए हैं सब जो स्टेडियम के, एक भी आरोप बंद कमरे के नहीं है।
क्योंकि अब तो आरोप सामने है, एक भी कमरे बंद कमरे के नहीं है। कहीं 2000 आदमी के बीच में है, कहीं 3000 आदमी के बीच में है, कहीं 1000 आदमी के बीच में है। और अगर फोटो की बात करते हैं कि फोटो खिंचाया, ज्यादातर फोटो की बात आई है, तो मैं एक खिलाड़ी का 10-10 फोटो दे रहा हूं। 2018 के एशियन गेम्स में मेडल मिला था जकार्ता में मिला था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट की, जकार्ता याद है और गेम याद है, गोल्ड मेडल मिला था। साक्षी मलिक किस तरीके से मेरे से लपटी पड़ी है, किस तरीके से लपटी पड़ी है। अगर उस फोटो को तो आप देखिए कि क्या मैं पकड़ रहा था मेरी कमर की वो पकड़ रही थी मेरी कमर, किस प्रकार से। तो जब आपको इतनी नफरत है मुझसे, तो आप कैसे ये ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर सकते हैं कि इस तरीके से मेरे साथ फोटो ले सकते हैं। साक्षी मलिक की एक भी तस्वीर आज मार्केट में है, किसी ने निकाल करके दिया है। तो वही साक्षी मलिक तो बैठ गई हैं धरने पर। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा क्या दोष है। इसमें आरोप भी उनके गंभीर है। और ये नाबालिग कौन है? नाबालिग का नाम पता हमको भी नहीं मालूम है, और कोर्ट ने ऐसा करके रखा भी है, उसका कुछ नाम रखा है XYZ। नाबालिग कौन है मुझे पता नहीं है। आप जानते हैं? नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता हूं नाबालिग कौन है, मुझे ये पता नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं, मैंने किसी भी खिलाड़ी के साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। बार बार सवाल ये उठ रहा है कि जब इतने गंभीर सवाल आप पर उठ रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दें, और इस्तीफा दे देंगे तो इनका इस्तीफा अगर आप दे देते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। देखिए, आपकी चैनल पर ही सुधीर चौधरी जी ने ये बात कही थी, तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए इस्तीफा इनका उद्देश्य नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं कहूंगा कि इस्तीफा दे रहा हूं, तो ये कहेंगे इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और ये सत्य है कि मेरा कार्यकाल तब तक बचा है जब तक चुनाव नहीं होता है। और 7 मई को चुनाव होना था, सरकार ने रोक दिया। चुनाव हो जाता 7 मई को अपने आप हट जाता। और चौथा चुनाव मैं लड़ नहीं सकता, क्योंकि जो स्पोर्ट्स कोड के अंदर 3 बार अगर कोई चुनाव लड़ता है तो वो चौथी बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। मैं चुनाव लड़ भी नहीं सकता। मैंने इस बात को कह भी दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। तो इस्तीफा इनका मकसद नहीं है। और फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, पहली बार आप ही के चैनल को मैंने कहा था कि आप उनको गाड़ी पर बैठा दो, वो अपने घर जाए, इस्तीफा आपको दे रहा हूं। तो हमें क्यों? आप इस्तीफा तो जहां उचित फोरम है वहां दे दीजिए, या पार्टी को आप अगर आपको लगता है कि पार्टी से इस्तीफा मांग रहे हैं तो पार्टी को दे दीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा प्रकरण है, जब पहली बार मैंने कहा था अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। ये कोई बहुत बड़ा पद नहीं है। मेरा शौक था, मैं खेल में आया, जो कर सकता था किया, अच्छा किया बुरा किया, जो कर सकता था किया। और आज ये खिलाड़ी जो आरोप लेकर के मेरे सामने आए हैं, क्या 16 जनवरी के 18 जनवरी के पहले एक भी इनकी शिकायत खेल मंत्रालय के पास हो, एक भी शिकायत इनकी पुलिस के पास हो, एक भी शिकायत इनकी साई के पास हो? और जो बाहर का टूर्नामेंट लेकर के आए हैं, कजाकिस्तान का और टर्की का, कहाँ का, एक भी शिकायत इन्होंने वहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो जिसने खेल को कराया हो तो दिखा दें। कोई शिकायत नहीं है। नेताजी बहुत अच्छे थे, जब हम इनकी कुछ नाजायज मांगों को मानने से हमने मना कर दिया तो नेताजी। कौन सी नाजायज मांग? कई बार बता चुका हूं, कई बार। खेल पॉलिसी, ट्रायल की पॉलिसी, कैंप की पॉलिसी। एक बात ये कही जा रही है कि चूंकि आप बीजेपी के सांसद भी हैं, इतने लंबे समय से सांसद हैं, सपा में भी रहे, आप पर क्या पार्टी का कोई दबाव नहीं है? पार्टी ने आपको कुछ नहीं कहा इस मुद्दे पर, जबकि कहा यह जा रहा है कि आरोप बहुत गंभीर। पार्टी को हमसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन हमारी पार्टी कह देगी कि आप राजनीति से संन्यास ले लो, मैं वचन देता हूं उस दिन पद क्या राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन पार्टी भी जंतर मंतर पर बैठे हुए इनके धरने के स्टैंड को देख रही है। जब ये कमेटी बनी, सोशल हरासमेंट के लिए जो कमेटी बनी, खेल मंत्रालय ने बनाया, तो वो भी तो पार्टी के संज्ञान में रहा ही होगा। और किस तरीके से ये मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं भाई, मोदी जी तेरी कब्र खोदेगी। और जिस तरीके से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये जितने
एनार्की हैं देश के, जो हमेशा कभी मोदी जी को गाली देते हैं, कभी योगी जी को गाली देते हैं, कभी सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये सारे लोग इकट्ठा हैं। तो पार्टी मुझसे क्यों कहेगी? और ये पार्टी के ऊपर आरोप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर नहीं है, राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के ऊपर आरोप है। और लगातार उन आरोपों का मैं खंडन कर रहा हूं। और पार्टी का आज पूरा देश ये देख रहा है कि कितने गलत तरीके से, कितने भद्दे तरीके से आज 4 महीने से लगातार 3 महीने 4 महीने से मुझे गालियां मिल रही हैं। और गाली भी कैसी, देखिए शब्द की मर्यादा देखिए कि मेरा नाम किस प्रकार लेते हैं लोग, किस प्रकार से नाम लेते हैं। और पहले किस प्रकार से लेते थे, आज किस प्रकार से लेते हैं। पहले अध्यक्ष जी कहते थे, नेताजी कहते थे, ब्रजभूषण जी कह सकते थे, सांसद जी कह सकते हैं, अध्यक्ष जी कह सकते हैं। और जिस तरीके से नाम ले करके, क्या मेरे समर्थक नहीं है? आपको पता होना चाहिए, मेरा यहां बैठा हुआ कोई समर्थक इनके ऊपर मुकदमा लिखा सकता है। केवल मैं ही ने मुकदमा नहीं लिखा सकता हूं, मेरा कोई, क्योंकि सब आहत हो रहे हैं। आप एक्ट जाकर के देख लीजिए, कानून जाकर के देख लीजिए, कानून कहता है कि मेरी जगह पर मेरा समर्थक भी जाकर के मुकदमा लिखा सकता है, क्योंकि वो आहत हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने रोक करके रखा है। हमने कहा नहीं, फोन भी आते हैं कि नेताजी हम मुकदमा लिखाने के लिए तैयार हैं। हमने कहा नहीं, उनको करने दो जो करना है। एक बात और आ रही है कि चूंकि आप भाजपा से इतने लंबे समय से सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी आप सांसद रहे हैं, आपके संबंध समाजवादी पार्टी से भी मधुर रहे हैं, अच्छे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा है अभी तक, कोई ट्वीट तक नहीं की है, तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी भी आपके साथ खड़ी? देखिए, यहां ये बात ऐसे चली थी कि कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी पार्टी आपका विरोध नहीं कर रही है, और उसमें समाजवादी पार्टी का नाम आया कि समाजवादी पार्टी आपका विरोध नहीं कर रही है। हमने कहा धन्यवाद, अगर उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी मेरा विरोध नहीं कर रही तो धन्यवाद, अखिलेश यादव को धन्यवाद। और जहां तक आप अभी घूम करके अखिलेश यादव के उस पर बयान पर जाएंगे, और हो सकता है आप ये भी पूछें कि क्या टोपी पहनने वाले हैं, लाल टोपी, हो सकता है आगे आपका सवाल हो, आप बता दीजिए। देखिए सवाल ये है, जब आई बात तो मैंने कहा कि मैं अखिलेश यादव को धन्यवाद करता हूं, और फिर यहां से भी करता हूं। वो मुझे बचपन से जानते हैं, हमारे संबंध उनके पिताजी से थे। और ना बोलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुश्ती के बच्चे हैं, अगर 10,000 बच्चे कुश्ती लड़ते हैं तो 8,000 बच्चे यादव परिवार से आते हैं। और यादव परिवार में मान करके चलिए कि कम से कम 80% 90% बच्चे हैं जो समाजवादी परिवार से हैं। हम सफाई के कार्यक्रम में गए हैं, अखिलेश यादव मेरे कार्यक्रम में आए हैं, मुलायम सिंह मेरे कार्यक्रम में आए हैं, अमर सिंह मेरे कार्यक्रम में आए हैं, मैं कई बार सफाई में गया हूं, पहलवानों को लेकर के साथ गया हूं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के चरित्र को सब लोग जानते हैं, और सब लोग कहते हैं कि डांटने की बात होती तो मान लेते, मारने की बात होती तो मान लेते। अब ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे आप? जिस समय ओवैसी से सवाल पूछा गया, अगली बार जब आंदोलन चल रहा था तो ओवैसी से सवाल पूछा गया, तो ओवैसी ने कहा कि आपकी बात ये मैं नहीं मानता हूं, सब बात मानता हूं लेकिन आपकी ये बात मैं नहीं मानता हूं, मैं ब्रजभूषण सिंह को जानता हूं, ऐसा नहीं कर सकते। तब उसको लेकर के क्या कहेंगे? तो क्या ओवैसी को हम धन्यवाद नहीं देंगे? क्या ओवैसी को हम धन्यवाद नहीं देंगे? देंगे। लेकिन एक चीज ये भी कहा जा रहा है पॉलिटिकली कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पास ऑप्शन बहुत हैं, अगर बीजेपी उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई करेगी तो उनको दोनों हाथों से समाजवादी पार्टी स्वीकार। चलिए, आप चिंता मत करिए, अगर मेरी पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा 6 और एक तरीके से मान लिया अघोषित 7 टर्म मेरा पूरा हो गया है, और चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। और जिस दिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो हो सकता है इससे बड़ी राजनीति मेरी हो जाए। मतलब समझ लीजिए, देखिए चुनाव एक ऐसी चीज है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कुछ भी करिए तो कहते हैं कि ये मेरे यहां इसलिए आए हैं कि इनको चुनाव लड़ना है, मेरी मदद इन्होंने इसलिए की चुनाव लड़ना है। अब बाला साहेब ठाकरे कोई चुनाव नहीं लड़े,
तो उद्धव ठाकरे से उनका बड़ा कद था कि नहीं था? हम तो चाहते हैं पार्टी मुझको छुट्टी दे दे, मैं काम करूं पार्टी का ही काम करूंगा, पार्टी का काम करूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं लड़ाऊंगा, क्या दिक्कत है? एक एमपी नहीं बनूंगा, 10 एमपी बनाऊंगा। ये हमारे विधायक तरफगंज बैठे हैं प्रेम नारायण जी, इनकी मदद करूंगा, अपने लोगों की मदद करूंगा। पार्टी से लॉयल्टी जैसी है उससे मजबूत पार्टी कहाँ जाएगी भाई, पार्टी कहाँ जाएगी? अच्छा, एक सवाल और, जिस तरीके से जंतर मंतर पर इस वक्त नेताओं का जमावड़ा है, सभी दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, चाहे केजरीवाल हों, प्रियंका गांधी हों, यहाँ तक कि जितने खाप पंचायत के लोग हों, नरेश टिकैत से लेकर के चंद्रशेखर रावण, यहाँ तक कि आरएलडी के भी जो नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा एक तरह का बहुत बड़ा नैतिक दबाव आपके ऊपर बन रहा है? अनैतिक लोग खुदे जा रहे हैं, हमारे ऊपर नैतिक दबाव क्या बनाएंगे? ये अनैतिक लोग देश में जिनकी कोई पूछ नहीं है जा रहे हैं, हमारे ऊपर क्या दबाव बनाएंगे? इनका कोई दबाव नहीं है। आपके, चूंकि आप इतनी दूर से आए हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। मैं एक सवाल क्या कि आपके माध्यम से अपनी बात खिलाड़ियों तक पहुंचाना चाहता हूं और देश जो धरने पर बैठे उनको भी पहुंचाना चाहता हूं। और भाई उधर बंद कराइए, पहुंचाना चाहता हूं। मेरा सवाल क्या है, देखिए 4 महीने से खेल की गतिविधि रुकी हुई है। खेल के लिए यह सबसे क्रूशियल समय है। इसी साल एशियन गेम्स होने हैं, इसी साल ओलंपिक का ट्रायल होना है, सारी गतिविधि खेल की बंद है, लड़कियों का कैंप बंद है, लड़कों का कैंप बंद है, और ये तो जंतर मंतर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन कैडेट के बच्चे जिनका कैडेट नहीं हो पा रहा है, कैडेट चैंपियनशिप कहते हैं उसको, नेशनल, अब जब कैडेट की नेशनल चैंपियनशिप होगी तभी बच्चे निकल करके एशिया में भाग लेंगे, तभी वर्ल्ड में जाएंगे। अंडर 15 का नहीं हो पा रहा है, जूनियर का नहीं हो पा रहा है, 23 का नहीं हो पा रहा है, ओपन नेशनल कोई नहीं हो पा रहा है। पिछले साल 25 राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हमने कराए थे, अभी रो धो करके 2 हो पाए हैं, और उसमें भी ये लोग विरोध कर गए, उसमें भी विरोध कर गए। अभी 1 सप्ताह पहले मैंने एक नेशनल कराया, और नेशनल इसलिए कराया कि देखिए, ना मैं पद से हटाया गया हूं, ना मैं सस्पेंड हूं, ना मैं टर्मिनेट हूं, ना मेरी फेडरेशन टर्मिनेट है, लेकिन फिर भी जांच चल रही थी, मैं हट गया। जब वो कमेटी डिसॉल्व हो गई जो सरकार ने बनाई थी, ओवरसाइट कमेटी, और 3 सप्ताह की जगह पर 3 महीना बीत गया, तो मैंने एक नेशनल और एक ओपन नेशनल जो सरकार ने रद्द कर दिया था उसको कराया। फिर ये लोग सवाल लेकर के आ गए कि ये नेशनल क्यों करा रहे हैं। तो भाई मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, फांसी देना है तो बृजभूषण सिंह को दो ना। आप कैडेट के बच्चों का टूर्नामेंट क्यों रोकना चाहते हो? आज अगर कोई बच्चा 14 साल 9 महीने का है और अगर तत्काल टूर्नामेंट नहीं हुआ तो 3 महीने बाद वो 15 साल का हो जाएगा, और उसका एक अवसर, पूरे जीवन का एक अवसर निकल जाएगा, जिसके लिए उसके माता पिता उसको 4 साल से तैयारी करा रहे हैं। ऐसे जूनियर का मामला है, ऐसे 23 का मामला है। तो भाई केस मेरे ऊपर है, जांच मेरे ऊपर हो रही है, तो टूर्नामेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? और टूर्नामेंट कौन कराएगा? टूर्नामेंट ना सरकार करा सकती है, ना खिलाड़ी करा सकते हैं। टूर्नामेंट करा सकती है तो सिर्फ फेडरेशन करा सकती है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं उन खिलाड़ियों को जो है अंडर 15 के हैं, जो कैडेट के हैं, जो जूनियर के हैं, जो 23 के हैं, कि वो भी इनसे अपील करें कि ये मेरी गर्दन उतार लें, लेकिन बच्चों का खेल ना रोकें। और बच्चों का खेल भी ये जबरदस्ती रोक रहे हैं, बच्चों का खेल ना रोकें। ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी क्रूशियल समय है। और ये कुश्ती जो 17वें नंबर पर 18वें नंबर पर होती थी, जिसको आज मैं दूसरे तीसरे नंबर पर लेकर के आया हूं, 4 महीने से पूरी गतिविधि बंद है, ये ठप हो जाएगी। गार्जियन जो कर्जा लेकर के दूध खरीदता है, घी खरीदता है, अपने बच्चों को खिलाता है, और वो बच्चे जब लड़ने नहीं पाएंगे, ये अपना करियर तो खत्म कर चुके हैं, इनका पूरा हो चुका है। एक भी गेम के लिए सेलेक्ट हो जाए तो कहिएगा ये कोई नहीं सेलेक्ट होने वाले हैं। नए नए बच्चे निकल करके आ गए हैं, लेकिन ये बच्चों का करियर खा रहे हैं, छोटे बच्चों का करियर खा रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं, जाट परिवार के लोगों से अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप अपने बच्चे के बारे में सोचो। आप प्रैक्टिस क्यों कराते हो? अगर बच्चे का टूर्नामेंट नहीं होगा तो एशिया कैसे लड़ेगा, वर्ल्ड कैसे लड़ेगा?
और ये खेल को क्यों रोकना चाहते हैं, इनसे पूछो। अब अगर मैं रुकने के लिए तैयार हूं, ठीक है, मैं रुक जाऊंगा, तो उस टूर्नामेंट की व्यवस्था ये करें या सरकार करे। खेल तो होना चाहिए, खेल की गतिविधि ठप नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा है तूफान से लाए हैं किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत मुश्किल से ये कुश्ती ऊपर आई है, इसमें गार्जियन का पसीना लगा है, गार्जियन का मेहनत है, कोचों की मेहनत है, उसमें थोड़ा सा मेरा भी है। अब आज इसको हमारे आंखों के सामने बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप मुझे सजा दो, मुझे गाली दो, लेकिन टूर्नामेंट मत रोको। चाहे फेडरेशन टूर्नामेंट करावे, चाहे ये लोग करा सकते हो करावे, और या सरकार करावे, लेकिन खेल होना चाहिए, कैंप चलना चाहिए। आप अपने को कितना क्रेडिट देते हैं अगर ये कुश्ती इस स्तर पर उठकर आया है? कोई पैमाना नहीं है, इसको पैमाने में नहीं आंक सकते हैं आप। और इनके अलावा ये जो धरने पर बैठे, इनके अलावा कुछ छोटे बच्चों के साथ पास चले जाइए और हरियाणा में जाइएगा, हरियाणा में बच्चों के साथ चले जाइए और लड़कियों के पास चले जाइए। कुछ अखाड़े ऐसे हैं जो खुल करके मैदान में है, जैसे मिर्चपुर का एक अखाड़ा है, ऐसे कुछ हैं। बाकी चले जाइए, किसी बच्चे से अकेले में बंद कैमरे के पूछ लीजिए कि भैया नेताजी ने क्या किया, तो आपको एक एक बच्चा हिंदुस्तान का बता देगा। हिंदुस्तान के बच्चे रो रहे हैं, कुश्ती के बच्चे रो रहे हैं कि ऐसा ना हो नेताजी कुश्ती को अलविदा कर दें। कर सकते हैं क्या? वो तो हो ही जाएगा। अब आखिरी सवाल सर एक आखिरी सवाल ये कि आप पर जितने भी आरोप लगे, आपको पीड़ा होती है? किस तरह की पीड़ा? नहीं, पीड़ा तब होती है जब ये गाली देते हैं, और हमें नहीं पीड़ा होती है। आज एक आवाहन कर दूं, एक आवाहन कर दूं, इतनी पीड़ा है मेरे लोगों में, और केवल यूपी में नहीं, देश में लोगों को इतनी पीड़ा है कि शायद इतनी भीड़ कभी जंतर मंतर पहुंची नहीं होगी जितना पहुंच जाएगी। इतनी पीड़ा है लोगों को, क्योंकि एक मर्यादा होती है, गाली भी देने का भी एक तरीका होता है। आप अपने आरोप को तो देखो, आप आरोप क्या लगा रहे हो? 2012 में मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, फिर मुझे को शादी में बुला रहे हो, और जोड़े में मुझसे आशीर्वाद ले रहे हो। इतनी नफरत थी तो जोड़े में आशीर्वाद ले रहे हो। आप अपने मां के सहित आती हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार आपको विदाई करते हैं, मतलब जैसे जो परंपरा है कि जाने लगे तो बेटी आई है तो उसके हाथ पर कुछ रखा जाए। अब आज उसी बेटी को आप गाली दे रहे हो, उसी मां को आप गाली दे रहे हो। पीड़ा बहुत है, लेकिन एक मर्यादा है। चलो कोई बात नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये धरने पर बैठे, या अभी मौका है, कपिल सिब्बल अभी हैं, सीबीआई जांच के लिए चले जाएं, लेकिन इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि खेल को ना रोकें। आप बेदाग निकलेंगे? अरे संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो दाग लगा दे। बेदाग क्या होता है? दाग क्या ऐसे रहेगा, ज्यों की त्यों धय दीनी चुनरिया, कबीरदास ने ऐसी ओढ़ी है, ऐसे सफेद सफेद रहेगा। बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। हमारे साथ थे ब्रजभूषण शरण सिंह, और इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। पीड़ा बहुत है, ये इन्होंने जता दिया। कुमार अभिषेक, गोंडा, आज तक।